क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आज हम। इससे पहले 4 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं आपको बता दूं दोबारा से कि ये सीए फाइनल का ऑडिट ऑफ बैंक्स चैप्टर है, और जो फाइल हमने खोली हुई है जिसमें से हम पढ़ रहे हैं ये आईसीए का प्रैक्टिस मैनुअल है। और इसके टोटल 24 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 4 हम कर चुके हैं, 20 बचे हैं। आज एक और कर लेंगे तो 19 क्वेश्चंस बचेंगे, जिसको हम सून कवर कर लेंगे बहुत जल्दी से। तो अगर आप नहीं देख रहे हो ये वीडियोस तो आई वुड रिक्वेस्ट कि इस वीडियोस को देखो, ताकि आपका 10 to 20 मिनट्स में 10-15 मिनट्स में 20 मिनट्स की कोई भी वीडियो नहीं है, 10 से 12 मिनट में आपका एक क्वेश्चन रेडी हो जाए करे, और दैट टू फ्रॉम द वेरी रिलायबल रिसोर्स हमारा आईसीए का प्रैक्टिस मैनुअल। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी एक वेरिफिकेशन का ही क्वेश्चन है, और उसके अंदर करीब करीब 10 पॉइंट्स हैं। तो 10 के 10 पॉइंट समझेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल बढ़िया से। तो चलो स्टार्ट करें। डिस्क्राइब द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय अ स्टैट ऑडिटर ऑफ अ बैंक फॉर ऑडिट ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटीज़। मतलब बेसिकली आपको वेरिफिकेशन ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ करनी है, तो उसके अंदर क्या क्या करोगे देख लेते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटीज़, auditor is primarily concerned with seeking reasonable assurance that all contingent liabilities are identified and properly valued। मतलब कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आप सिर्फ 2 ही चीज़ें देखोगे कि आपने सारी कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ पहली बात तो आइडेंटिफाई कर लिया एंड उनको प्रॉपरली वैल्यू कर लिया है। ये दोनों चीज़ें आपको कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ के केसेस में देखनी है, और जो हम पूरे 10 के 10 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं वेरिफिकेशन के, वो इन्हीं के लिए होंगे कि आइडेंटिफिकेशन और प्रॉपरली वैल्यूएशन के लिए ही वो 10 के 10 पॉइंट होंगे। वही चीज़ आगे लिखी है। टू दिस एंड द ऑडिटर शुड जनरली फॉलो द ऑडिट प्रोसीजर। ये प्रोसीजर आप फॉलो करोगे कि मैनेजमेंट ने कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई और प्रॉपरली वैल्यू कर लिया है। कुछ पॉइंट बहुत ईजी हैं, कुछ पॉइंट थोड़े से टिपिकल हैं, सारे ध्यान से सुनना, सब याद हो जाएंगे। द ऑडिटर शुड इंश्योर दैट देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम whereby the non-fund based facilities or additional credit facilities to parties are extended only to their regular constituents। उनके जो रेगुलर कस्टमर है, रेगुलर पार्ट हैं बैंक के, सिर्फ उन्हीं को ही एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, क्योंकि इसके अलावा किसी और को दी जाएंगी तो वो एक लाइबिलिटी का मोड ले सकती हैं। दैट कुड बी टर्न आउट एज अ लाइबिलिटी, कंटीजेंट लाइबिलिटी। तो ये बात क्लियर है। अब इसी पॉइंट के साथ साथ हम इसका लास्ट पॉइंट करेंगे, 10th पॉइंट, क्योंकि दोनों बिल्कुल मैच करते हैं। देखो 10th पॉइंट में भी यही चीज़ लिखी हुई है। वेरीफाई वेदर बैंक हैज़ एक्सटेंडेड एनी नॉन फंड फैसिलिटी और एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी टू अदर देन इट्स रेगुलर कस्टमर। पॉइंट 1 में बोल रहा था रेगुलर कस्टमर को ही दें, रेगुलर कॉन्स्टिट्यूएंट को ही दें। पॉइंट 10 में बोल रहा है कि अगर अदर देन इट्स रेगुलर कस्टमर दिया है तो क्या करेगा ऑडिटर। इन सच केसेस ऑडिटर शुड इंश्योर कॉन्करेंस ऑफ एग्जिस्टिंग बैंकर्स ऑफ सच बोरोवर्स एंड इंक्वायर रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दोज कस्टमर्स। बेसिकली वो कितने रेगुलर हैं, उनकी कॉन्करेंस क्या है, उन्हें ऑडिटर शुड इंश्योर कॉन्करेंस ऑफ एग्जिस्टिंग बैंकर्स ऑफ सच बोरोवर्स तो अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कस्टमर जिनको भी दिया जाएगा, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दोज कस्टमर्स ऑडिटर एक बार इंश्योर करेगा, चेक करेगा कि कितने वो फाइनेंशियल पोजीशन उनकी ठीक है टू पे ऑफ देयर लाइबिलिटी, क्योंकि उन्हें ओवर द लिमिट एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी दी गई है। तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 10 दोनों ही सेम है। दोनों किसकी बात करते हैं? एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटीज़, एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि सिर्फ रेगुलर कस्टमर को दो,
और 10th पॉइंट बोलता है अगर रेगुलर कस्टमर के अलावा आप किसी को देते हो तो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ज़रूर देख लें। ठीक है, इसी के साथ हमारे 2 पॉइंट्स कवर होते हैं, 8 पॉइंट्स और हैं। चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। Ascertain whether there are adequate internal controls to ensure that transactions giving rise to contingent liabilities are executed only by person authorized to do so and in accordance with the laid down procedures। जो भी कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ वाली ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं वो ऑथराइज पर्सन कर रहा है और ऑथराइज प्रोसीजर्स के साथ कर रहा है। ये बिल्कुल नॉर्मल सा इजी पॉइंट है काफ़ी। तो बिल्कुल इजी है कि इंटरनल कंट्रोल्स आप इतना एसरटेन करोगे कि जो भी कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ वाली ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो ऑथराइज पर्सन ऑथराइज प्रोसीजर्स के साथ कर रहा है। इसके साथ हमारे 3 पॉइंट्स कवर होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। द ऑडिटर शुड ऑल्सो इंश्योर दैट इन केस ऑफ LCs होते हैं हमारे लेटर ऑफ क्रेडिट्स, जिसके बेसिस पर पेमेंट वगैरह होती हैं फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एज। ये लाइन पूरी काट दो, ये पता नहीं क्यों लिखी हुई है, एज रिक्वायर्ड बाय द अबव मेंशन्ड सर्कुलर ऑन गारंटीज एंड को एक्सेप्ट। ऐसा कोई मास्टर सर्कुलर ऊपर है नहीं। तो अभी हम कितना पढ़ेंगे। तो ऑडिटर शुड ऑल्सो इंश्योर दैट इन केस ऑफ LC फॉर इम्पोर्ट द पेमेंट टू द ओवरसीज सप्लायर इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। जो भी आप ओवरसीज पेमेंट कर रहे हो, मतलब इंडिया से बाहर पेमेंट कर रहे हो, वो ऑन द बेसिस ऑफ शिपिंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। एंड आफ्टर इंश्योरिंग दैट द सेट डॉक्यूमेंट्स आर इन स्ट्रिक्ट कन्फर्मिटी ensuring that the said documents are in strict conformity with the terms of LC वाली जितनी भी पेमेंट्स होती हैं उसकी जितनी भी पेमेंट्स आप इंडिया से बाहर कर रहे हो वो शिपिंग बिल की शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को चेक करके और LC की टर्म्स के बेसिस पर ही करो, अदरवाइज एक्स्ट्रा पेमेंट हो जाएगी और वो आपके लिए कंटीजेंट लायबिलिटी बन जाएगी। सीधी सी बात है। और ये पॉइंट बिल्कुल अननेसेसरी लिखा हुआ, इसको पूरा काट देना। तो क्या बोलता है ये पॉइंट, बेसिकली LC की पेमेंट कैसे करना, एक तो शिपिंग डॉक्यूमेंट के बेसिस पर करना और LC की टर्म्स के अकॉर्डिंग करना, ये बोलता है इतना सा ये पॉइंट। इसके बाद हमारे 4 पॉइंट्स कवर होते हैं। आई बिलीव आपको ये चारों पॉइंट समझ आए होंगे और थोड़ा बहुत लर्न भी हुआ होगा कि चारों पॉइंट्स क्या कह रहे थे। अभी हम जब ये पूरे 10 पॉइंट्स कवर कर लेंगे तो एक क्विक रिकैप कर लेंगे। अभी आगे चलते हैं। Ascertain whether the accounting system of the bank provides for maintenance of adequate records in respect of such obligations। कौन सी obligations की बात हो रही है, contingent liability। And whether the internal control ensure that contingent liabilities are properly identified and recorded। पहली चीज़ तो बोला कि अकाउंटिंग सिस्टम आपका इतना एडिक्वेट होना चाहिए कि जो भी रिकॉर्ड्स चाहिए हो वो मेंटेन कर पाएँ, और कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ कैसे हो, प्रॉपरली आइडेंटिफाइड और रिकॉर्डेड हो। इतना आप इंटरनल कंट्रोल चेक कर लो। इंटरनल कंट्रोल हमारे इतना इंश्योर करते हैं कि हमारी कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ आइडेंटिफाई भी हो रही है, रिकॉर्ड भी हो रही है, और यही चीज़ हम चेक कर रहे हैं वेरिफिकेशन में। आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर वैल्यूएशन ही तो चेक कर रहे हैं। इसके बाद 5 पॉइंट्स, मतलब हाफ ऑफ द क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। परफॉर्म सब्सटेंशिव ऑडिट टेस्ट टू एस्टैब्लिश द कंप्लीटनेस ऑफ द रिकॉर्डेड ऑब्लिगेशन। आप क्या करोगे, सब्सटेंशिव ऑडिट टेस्ट। जब आपका ऑडिट टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आप क्या करते हो, सब्सटेंशिव ऑडिट टेस्ट करते हो। ये आपका नॉर्मल ऑडिट टेस्ट नहीं है, ऑडिटर वाला ऑडिट टेस्ट है। ऑडिट टेस्ट बोले तो ऑडिट चेकिंग अगर आपकी बेकार आती है तो आप सब्सटेंशिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हो, तो वही चीज़ करनी है, सब्सटेंशिव ऑडिट टेस्ट लगाना है। और उन टेस्ट के अंदर क्या होगा, एक तो कन्फर्मेशन होगी, सच टेस्ट इंक्लूड कन्फर्मेशन प्रोसीजर एज वेल एज एक एग्जामिनेशन होगी ऑफ रिलेवेंट रिकॉर्ड्स। आप कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स भी चेक करोगे और रेलेवेंट रिकॉर्ड्स की एग्जामिनेशन भी करोगे। ये आपका क्या है, सब्सटेंशिव ऑडिट टेस्ट। आगे चलते हैं। रिव्यू द रीजनेबलनेस ऑफ द ईयर एंड अमाउंट ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटीज इन द लाइट ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द करंट ईयर एक्टिविटीज़। अगर आप मेरी प्रीवियस दोनों वीडियोस देखोगे तो समवेयर ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि हमेशा ईयर एंड के बैलेंसेस को ना हमें अच्छे से चेक करना होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर लिखी है, ये मैंने क्रक्स दिया है, 2 वीडियोस देखो, डिटेल में समझो कि ईयर एंड बैलेंसेस को कितने अच्छे से चेक करना होता है, क्या क्या करना होता है। तो ईयर एंड बैलेंस जो CL के हैं, करंट कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ के हैं, वो भी आप लोग क्या करोगे, अच्छे से चेक करोगे। अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी कर सकते हो या फिर करंट ईयर एक्टिविटीज़ की नॉलेज को रखते हुए भी कर सकते हो। आगे चलते हैं। रिव्यू वेदर कंफर्ट लेटर इशूड बाय द बैंक हैज़ बीन कंसीडर्ड फॉर डिस्क्लोजर ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटीज़। कंफर्ट लेटर बेसिकली फाइनेंशियल साउंडनेस दिखाते हैं, तो ये कंफर्ट लेटर के बेसिस पर ही
हमारा डिस्क्लोजर हुआ है कंटीजेंट लायबिलिटीज़ का, मतलब लेट से कंटीजेंट लायबिलिटीज़ की फाइनेंशियल साउंडनेस बहुत ख़राब है तो उस हिसाब से डिस्क्लोजर, या ठीक है तो उस हिसाब से डिस्क्लोजर। तो इसके साथ हमारे 8 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। नीचे चलते हैं हम लोग आगे। ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट से कुछ रिप्रेजेंटेशंस भी लोगे। क्या क्या लोगे? ऑल कंटीजेंट लायबिलिटीज़ हैव बीन डिस्क्लोज। पहला मैनेजमेंट MRL मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लो कि सारी कंटीजेंट लायबिलिटीज़ आपने डिस्क्लोज कर दी है, क्योंकि ये ऑडिटर की लायबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि कंटीजेंट लायबिलिटीज़ ढूंढे और उसको डिस्क्लोज करे, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप इसके लिए एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लो। आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ आप क्या करने वाले हो? द डिस्क्लोज कंटीजेंट लायबिलिटी डू नॉट इंक्लूड एनी कंटीजेंसीज विच आर the disclosed contingent liability which do not include any contingencies which are likely to result in a loss, expense, and which therefore require creation of a provision of the financial statement. मैनेजमेंट ने कंटीजेंट लायबिलिटी को कंटीजेंट लायबिलिटी दिखा दिया, लेकिन उनसे इतना ज़रूर पूछो कि इनमें से कोई भी कंटीजेंट लायबिलिटी ऐसी नहीं है जिसके अगेंस्ट प्रोविज़न बनना चाहिए। CL के अगेंस्ट अगर प्रोविज़न बनना है तो भैया प्रोविज़न बनाओ, अगर नहीं बनना तो हमें एक रिप्रेजेंटेशन लेटर लिख के दे दो कि इनके अगेंस्ट प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत नहीं है, और उनके बेसिस समझ लो कि क्यों नहीं है। आगे चलते हैं। द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी आर बेस्ड ऑन द बेस्ट एस्टिमेट इन टर्म्स ऑफ AS 29 इंक्लूडिंग एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रीइम्बर्समेंट। आप कंटीजेंट लायबिलिटी का फाइनेंशियल इफेक्ट भी चेक कर लो और AS 29 का कंप्लाइंस भी देख लो। इसके लिए मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लो कि किस हिसाब से उन्होंने अपना बेस्ट एस्टिमेट लिया है या क्या लिया है, वो एक बार आप बैंक से ले सकते हो। आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट आया है। इन केस ऑफ गारंटी इशूड ऑन बिहाफ ऑफ बैंक्स डायरेक्टर, गारंटी कौन दे रहा है? बैंक्स डायरेक्टर। द बैंक हैज़ टेकन अप्रोप्रिएट स्टेप्स, बैंक ने अप्रोप्रिएट स्टेप्स ले लिए हैं टू इंश्योर दैट एडिक्वेट एंड इफेक्टिव अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड। उन्होंने इतनी बातचीत, इतनी अरेंजमेंट रख ली है सो दैट कमिटमेंट वुड बी मेट आउट ऑफ द पार्टीज ओन रिसोर्स। पार्टी कौन है यहाँ पर? डायरेक्टर। अगर कल को कोई भसड़ हो जाती है, मीन्स अगर कल को कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, गारंटी जिसकी गारंटी बैंक के डायरेक्टर ने दी थी, तो इतनी अरेंजमेंट बैंक करके चले कि उसके लिए बैंक बाद में लायबल ना हो जाए, पार्टी अपनी रिसोर्स से खुद पे आउट करे उस लायबिलिटी को। एंड दैट द बैंक विल नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू ग्रांट एनी लोन और एडवांसेस टू मीट लायबिलिटी। बेसिकली बाद में कहीं बैंक को कोई लोन या बैंक को कोई एडवांस ना देना पड़ जाए। और उसके बाद इन्होंने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 20 से रिलेट कराई। ये अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहो तो नहीं भी कर सकते हैं, मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 20 रिलेट करा। तो इतना भी करोगे कि बैंक के डायरेक्टर ने अगर कोई गारंटी दी है तो उसके लिए बाद में बैंक लायबल ना हो जाए। लास्ट पॉइंट आता है, ये हमारा 8th पॉइंट का, मतलब 9th पॉइंट का लास्ट पार्ट है। वैसे 8th है बट हमारा 9th, क्योंकि हमने 10th पहले ही पढ़ लिया। Such contingent liability which have not been disclosed on account of the fact that the possibility of their outcome is remote, मतलब कम है, possibility कम है कि वो liability turn out होएगी, include the management justification for reaching such a decision in respect of those contingent liability. Let's say कोई contingent liability है, मैनेजमेंट कहती है इसको कंटीजेंट लायबिलिटी मत दिखाओ क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी क्या है, बिल्कुल रिमोट है कि ये कभी लायबिलिटी भी बनेगी। तो आप क्या कर लो, जस्टिफिकेशन ले लो मैनेजमेंट से इसकी कि किस हिसाब से जी करा। हम तो ऑडिटर हैं, सेफ साइड चलेंगे, जस्टिफिकेशन चेक कर लेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, द ऑडिटर शुड ऑल्सो एग्जामिन वेदर द बैंक हैज़ गिवन एनी गारंटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रेड क्रेडिट। मान लो बैंक ने कोई ट्रेड क्रेडिट, चाहे वो बायर क्रेडिट हो चाहे वो सेलर क्रेडिट हो, उसके अगेंस्ट कोई गारंटी दी है। The period of guarantee is coterminous with the period of credit reckoned from the date of shipment. बेसिकली जो पीरियड है गारंटी का और जो पीरियड है क्रेडिट का वो सेम टाइम पर ख़त्म होना चाहिए। क्वार्टरमिनस का मतलब है सेम टाइम पर ख़त्म होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बैंक बाद में कभी फ्यूचर के लिए लायबल हो जाए तो वो फालतू में कंटीजेंट लायबिलिटी बन जाएगी। तो इसी के साथ हमारे पूरे के पूरे 10 पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। क्विकली एक रिकैप करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में और पॉइंट नंबर 10 में क्या था, एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी की बात बोली थी। एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी सिर्फ अपने रेगुलर कस्टमर को दो। अगर आप रेगुलर कस्टमर के अलावा किसी को दे रहे हो तो उन रेगुलर कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन एक बार चेक ज़रूर कर लो। उसके बाद बोला था कि हमारा आईसी जो इंटरनल कंट्रोल है
वो इतने हो कि हमारी जो कंटीजेंट लायबिलिटी है वो ऑथराइज पर्सन ऑथराइज प्रोसीजर के साथ कर रहा हो, ऑथराइज पर्सन ऑथराइज प्रोसीजर्स के साथ ही डील कर रहा हो हमारी कंटीजेंट लायबिलिटीज़ को। उसके बाद आता है कि एलसी की पेमेंट आप शिपमेंट के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से करो और एलसी की टर्म्स के हिसाब से करो। इसके अंदर एक लाइन मैंने कटवा दी थी, सॉरी ये वाली लाइन थी। तो ये हो गए हमारे 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट हमें कहता था कि अकाउंटिंग सिस्टम हमारा ऐसा होना चाहिए कि रिकॉर्ड्स को सही से रखे और जो हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी है उसकी आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्ड मतलब प्रॉपरली आइडेंटिफाई और रिकॉर्ड हो जाए। जो भी हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है वो रिकॉर्ड्स को सही से रखे और जो कंटीजेंट लायबिलिटीज़ हैं, जो भी ऑब्लिगेशन है, हमारे इंटरनल कंट्रोल्स इतने अच्छे हों कि प्रॉपरली आइडेंटिफाई और रिकॉर्ड कर सकें। उसका अगला पॉइंट हमें कहता था सब्सटेंशियल ऑडिट टेस्ट करने के लिए। सब्सटेंशियल ऑडिट टेस्ट के अंदर बोलता था कंफर्मेशन ले लो या फिर एग्जामिनेशन कर लो कुछ डॉक्यूमेंट्स का, जो भी रेलेवेंट रिकॉर्ड्स हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट बोलता था कि कंटीजेंट लायबिलिटीज़ के ईयर एंड बैलेंस को आप एकदम अच्छे से चेक करो, ईयर एंड बैलेंस को। और वो कैसे कर सकते हो? प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पर कर सकते हो या करंट ईयर के नॉलेज के बेसिस पर कर सकते हो। उसके बाद बोलता था कंफर्ट लेटर वाली बात कि जो डिस्क्लोजर है वो पूरा का पूरा कंफर्ट लेटर के बेसिस पर होना चाहिए। अगर कंफर्ट लेटर नेगेटिव है, मतलब फाइनेंशियल साउंडनेस का, मैं तो डिस्क्लोजर उस हिसाब से, पॉजिटिव है तो उस हिसाब से। फिर कुछ MRL लेने को बोलता था आपको। MRL के लिए बोलता था क्या ऑल डिस्क्लोजर हो गए हैं, और उसके बाद बोलता था कि कोई अगर प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत है किसी कंटीजेंट लायबिलिटी की, तो अगर नहीं बनाया है मैनेजमेंट ने तो उसकी अंडरस्टैंडिंग उनसे ले लेंगे कि कोई प्रोविज़न इसका नहीं बनाना है। और जो मतलब एस्टिमेट्स लगाए हैं, बेस्ट एस्टिमेट लगाए हैं S29 के, उसकी जस्टिफिकेशन मैनेजमेंट से ले लो। नेक्स्ट बोलता था कि कोई बैंक के डायरेक्टर ने अपने लेवल पर कोई गारंटी रेज करी है तो उसके लिए बाद में बैंक लायबल ना हो, इसकी भी आप एक MRL ले सकते हो। और वो करंट कंटीजेंट लायबिलिटी जिसकी पॉसिबिलिटी, जिसका आउटकम एकदम रिमोट है, उसकी जस्टिफिकेशन ले लो कि किस हिसाब से मैनेजमेंट ने सोचा कि इसको नहीं दिखाना चाहिए एज ए कंटीजेंट लायबिलिटी। लास्ट पॉइंट आया था हमारा जिसके अंदर था कि अगर बैंक ने कोई गारंटी दी है और वो ट्रेड क्रेडिट की दी है, और तो उसका और क्रेडिट पीरियड का टाइम बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैंक के लिए कोई फ्यूचर लायबिलिटी खड़ी हो जाए। इसी के साथ हमारे 10 पॉइंट ख़त्म होते हैं। क्विकली रिकैप भी हम कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपने लर्न भी कर लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे। एक बार आप खुद दोबारा जब पढ़ोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक इम्पॉर्टेंट बात ये बोलनी थी, ये शायद मैं पिछली काफ़ी वीडियो से बोल रहा हूँ, कि वीडियो की स्पीड आप 2x, 1.5x, 1.75x रख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।